हेलो स्टूडेंट्स, अजय मेरू पब्लिकेशन के राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 10 सितंबर के इम्पॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता सदस्यता अभियान का आयोजन कब किया गया? तो कौन सा अभियान है ये? सहकारिता सदस्यता अभियान। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ऑप्शन है 15 सितंबर से 30 सितंबर तक, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, 9 सितंबर से 29 सितंबर तक और 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। तो कब किया जा रहा है यह अभियान? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। अब पढ़ते हैं सहकारिता सदस्यता अभियान के बारे में। राजस्थान सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से सहकारिता सदस्यता अभियान का संचालन किया जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक संचालित होगा। इस अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि किसी भी ग्राम पंचायत को सहकारिता से वंचित नहीं रहने देना, हर गांव हर पंचायत तक सहकारिता का विस्तार करना है। इस अभियान के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य होंगे, जैसे नए पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी जो पैक्स हैं इनका गठन करना, अभियान में सदस्यता वृद्धि करना ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े लाभों को लोगों तक पहुंचाना, भूमिहीन पैक्स हेतु भू आवंटन की कार्रवाई करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। माँ वाउचर योजना से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सी योजना है? माँ वाउचर योजना। तो इसका पहला कथन है कि इस योजना का शुभारंभ 17 नवंबर 2024 को किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य प्रदेश की हर गर्भवती महिला तक सोनोग्राफी की सुविधा पहुंचाना है। तीसरा, योजना के तहत प्रदेश के 1363 निजी सोनोग्राफी केंद्रों को अधिकृत किया गया है। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? मतलब असत्य कथन कौन सा है? तो इसका है असत्य कथन ऑप्शन नंबर 1। इसका जो शुभारंभ है वो 17 नवंबर 2024 को नहीं किया गया है। कब किया गया है? 17 सितंबर 2024 को। याद रखना कौन सा महीना है? सितंबर का। तो 17 सितंबर 2024 को। इसका उद्देश्य सही है बिल्कुल, प्रदेश की हर गर्भवती महिला तक सोनोग्राफी की सुविधा पहुंचाना है। तो पढ़ते हैं माँ वाउचर योजना के बारे में। इसकी शुरुआत कब की गई है? हमने अभी भी डिस्कस किया, 17 सितंबर 2024 को। इसका वो उद्देश्य प्रदेश की हर गर्भवती महिला को तक सोनोग्राफी की सुविधा पहुंचाना। इस योजना की अगर मुख्य बातें डिस्कस करें तो यह योजना उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जिन्हें दूसरी और तीसरी तिमाही में सोनोग्राफी जांच की आवश्यकता होती है। यदि सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है तो महिलाओं को QR कोड जनित वाउचर जारी किया जाता है। इस वाउचर के माध्यम से महिला निजी मान्यता प्राप्त सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क जांच करा सकती है। यानी याद रखना, जो निजी अस्पताल हैं, जो मान्यता प्राप्त अस्पताल हैं, वहाँ पर निःशुल्क जांच कराई जा सकती है इस योजना के तहत। निजी सोनोग्राफी केंद्रों की भूमिका क्या है इस योजना के अंतर्गत? तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1363 निजी सोनोग्राफी केंद्रों को अधिकृत किया गया है। कितने केंद्रों को, निजी सोनोग्राफी केंद्रों को अधिकृत किया गया है? तो याद रखना क्या है? 1363। जांच के बाद इन केंद्रों को सीधे सरकार द्वारा बैंक खातों से भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला, इस सर्किट के तहत कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। दूसरा, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीसरा, इस सर्किट का उद्देश्य महाराणा प्रताप के जीवन, युद्ध और शौर्य गाथाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका गलत आंसर? मतलब इसका सही आंसर जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 2। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं किया गया, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। राजस्थान सरकार प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन धरोहर और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण व पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य में सरकार द्वारा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है। इसी के बारे में जानकारी थी अभी हाल ही न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में, इसीलिए हमने इसका डिस्कस किया है। पढ़ते हैं महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के बारे में। इस सर्किट के तहत कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। इसका जो 100 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। इस सर्किट का उद्देश्य महाराणा प्रताप के जीवन, युद्धों और शौर्य गाथाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना है।
अब पढ़ते हैं ट्रैवल टूरिस्ट सर्किट के बारे में। ट्रैवल टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनकी ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। इसमें बेणेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, मानगढ़, गौतमेश्वर और सीता माता सेंचुरी भी शामिल है। इस सर्किट का मेन उद्देश्य क्या है कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना और पर्यटकों को आकर्षित करना। इसके लिए भी सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? 100 करोड़ रुपए का। इस सर्किट में आदिवासी क्षेत्रों की संस्कृति, कला, परंपरा, वेशभूषा और रीति रिवाजों को प्रदर्शित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधवी पंडित को किस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे युवा बेल्ट धारकों में गिना गया है? तो सबसे इसका ऑप्शन है पहला, राष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के लिए, दूसरा कोरिया से अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट, तीसरा एशिया का अंडर 18 ब्लैक बेल्ट टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उन्होंने कोरिया से अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट हासिल किया है और यह जो उपलब्धि है दुनिया की सबसे युवा ब्लैक बेल्ट धारकों में इनको शामिल हो गई है। अब पढ़ते हैं सिंधवी पंडित के बारे में। जयपुर की रहने वाली, सबसे पहली बात कि सिंधवी पंडित जो है वो कहाँ की निवासी है, राज्य के किस जिले की? तो वो जयपुर से संबंधित है, जयपुर की निवासी है। सिंधवी पंडित भारत की सबसे युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने कोरिया से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित ब्लैक बेल्ट प्राप्त की है। इस उपलब्धि के साथ ही वह दुनिया की सबसे युवा ब्लैक बेल्ट धारकों में शामिल हो गई हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी बहुत सारी सफलताएं हासिल की है। जैसे सिंधवी पंडित ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। याद रखना, राष्ट्रीय ताइक्वांडो जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें उन्होंने सिल्वर जीता है। ऑप्शन आ जाएगा, गोल्ड जीता है, सिल्वर, कांस्य। तो आपको कौन सा होना होगा? ब्रॉन्ज नहीं जीता ना, उन्होंने गोल्ड जीता। उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? राष्ट्रीय में सिल्वर और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में गोल्ड। अजमेरू पब्लिकेशन द्वारा चतुश्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर की बुक प्रकाशित की गई है और साथ ही में वीडियो की भर्ती परीक्षा हेतु भी सॉल्व मॉडल पेपर्स प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी दिया है जिससे आपकी स्टडी जो है वो और अच्छे से हो। आप आराम से पहले प्रीवियस ईयर पेपर का आकलन कीजिए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल है, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद मॉडल पेपर्स से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। हमारे विशेषज्ञ द्वारा RSSB के पूरे परीक्षा पैटर्न के आधार पर इसको तैयार किया गया है जिससे आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप इसको अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं और हमारी वेबसाइट से घर बैठे आप मंगा भी सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, CBSE नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दिव्या बिश्नोई ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? पहला जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा नागौर, चौथा पाली। तो इनका संबंध दिव्या बिश्नोई जो है वो किस जिले से है? तो ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। CBSE नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दिव्या बिश्नोई ने ब्रॉन्ज जीता है। अब ये भी याद रखना कि जो दिव्या बिश्नोई हैं उन्होंने पहले तो कौन सी प्रतियोगिता में? CBSE नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, और कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। और इस जो प्रतियोगिता है CBSE नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। इस प्रतियोगिता में देश भर से विभिन्न राज्यों और विद्यालयों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और जयपुर की दिव्या बिश्नोई ने प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो तीनों चीज़ें याद रखना कि पहली तो कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, CBSE नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किसके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया? राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी थी? दिव्या बिश्नोई ने। और किसने जीता ब्रॉन्ज मेडल? दिव्या बिश्नोई ने। और दिव्या बिश्नोई ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कहाँ पर हुई थी यह प्रतियोगिता? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। सभी पॉइंट से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विकसित NPR एयरवे स्कोप डिवाइस को पेटेंट दिया गया है। इसे निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर नवीन और डॉक्टर पूजा, दूसरा डॉक्टर नीरज, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर नीलिमा और डॉक्टर नवीन, या डॉक्टर पूजा या डॉक्टर मुकेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसने NPR एयरवे स्कोप डिवाइस को पेटेंट मिला है जो विकसित की है? तो डॉक्टर नवीन और डॉक्टर पूजा ने की है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, ये डॉक्टर नहीं है, एसएन मेडिकल कॉलेज है जोधपुर का, वहाँ उनके डॉक्टर नवीन पालीवाल और एम्स भुवनेश्वर की डॉक्टर पूजा बिहानी ने मिलकर एक नया डिवाइस विकसित किया गया है। इसका नाम है NPR एयरवे स्कोप।
याद रखना, हमारे जोधपुर की तो कौन है, डॉक्टर नवीन पालीवाल, और इन भुवनेश्वर के हैं डॉक्टर पूजा बिहानी। यानी 2 स्टेट्स, एक राजस्थान और एक उड़ीसा, इन दोनों ने मिलकर ये डिवाइस तैयार करी है एनपीआर एयरवेज को। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किन 2 स्टेट्स ने मिलकर ये जो डिवाइस है वो विकसित की है। तो किन किन 2 स्टेट्स हैं, एक राजस्थान और दूसरा उड़ीसा। उड़ीसा के डॉक्टर पूजा बिहानी और राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर नवीन पालीवाल, दोनों याद रखना। इन्होंने कौन सी डिवाइस विकसित किया, इसका नाम क्या है ये भी याद रखना, एनपीआर एयरवेज स्कोप। भारत सरकार ने इसको पेटेंट भी दे दिया है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ी, तो वो इसलिए पड़ी क्योंकि आपातकाल स्थिति में या ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट देने के लिए ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है। अगर ये ट्यूब गलत जगह में चली जाती थी तो इससे ऑक्सीजन पेट में जाने लगती है और मरीज को जान का खतरा होता था। मतलब वॉमिटिंग होने लगती थी मरीज को, पेट में दर्द या ना, तो खासकर ये जो समस्या है वो 50% से अधिक इमरजेंसी केसेस में देखी जाती थी। तो इसीलिए अब इसके फ़ायदे क्या होंगे इस डिवाइस के आने में, तो आपातकाल परिस्थिति में तुरंत सही उपचार संभव हो जाएगा, ऑक्सीजन पेट में जाने का खतरा नहीं रहेगा, गलत जगह ट्यूब इंसर्ट करने से होने वाली जितनी भी गंभीर जटिलताएं जैसे पेट में हवा भरना, फेफड़ों को नुकसान होना, वो रोकी जा सकेगी और मरीज की सुरक्षा तथा जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। यह उपकरण न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। छोटे अस्पतालों और इमरजेंसी सेवाओं में भी यह तकनीक जीवन रक्षक साबित होगी और मेडिकल साइंस में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसमें याद रखने की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यह जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम क्या है, एनपीआर एयरवेज स्कोप। ये किन 2 स्टेट्स ने मिलकर तैयार की है, तो स्टेट्स का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, राजस्थान और उड़ीसा। और इनके किन किन कौन कौन डॉक्टर है जिन्होंने तैयार किया है, तो जोधपुर के डॉक्टर नवीन पालीवाल और उड़ीसा की एम्स भुवनेश्वर की डॉक्टर पूजा बिहानी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित एक इनोवेटिव रिसर्च सिस्टम को विकसित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी आईआईटी थी जिन्होंने विकसित किया है इनोवेटिव रिसर्च सिस्टम, जो किस पे आधारित है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। तो वो है ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी जोधपुर द्वारा। आईआईटी जोधपुर द्वारा एक नया इनोवेशन किया गया है। आईआईटी जोधपुर ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, किसमें, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आधारित एक इनोवेटिव रिसर्च सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम का जो उद्देश्य है वो केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ट्रैफिक प्रबंधन, भूमि रिकॉर्ड और स्वास्थ्य सेवाओं में भी उपयोगी साबित होगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित इनोवेटिव रिसर्च सिस्टम द्वारा क्या जो सिस्टम है वो किस किस विषयों पर या किस किस क्षेत्र में उपयोगी साबित हो सकता है। ऑप्शन दे सकते हैं आपको, ट्रैफिक प्रबंधन, भूमि रिकॉर्ड, है ना, स्वास्थ्य सेवाएं। तो आपको ऑप्शन में से एलिमिनेट करना है। तो याद रखना कि यह जो सिस्टम है केवल तकनीकी विकास तक ही सीमित नहीं है, ट्रैफिक प्रबंधन, भूमि रिकॉर्ड और स्वास्थ्य सेवाओं में भी उपयोगी साबित होगा। तो ऑप्शन में आपको सभी को क्लिक करना होगा अगर ये सब ऑप्शन में आते हैं तो। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि किस किस जगह या क्षेत्र में यह उपयोगी साबित होगा। तो पहला है ट्रैफिक प्रबंधन और हादसों के रोकथाम के लिए। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए यह सिस्टम काम करेगा। जनरेटिव एआई ट्रैफिक के जाम के समाधान और संभावित दुर्घटनाओं को पूर्वानुमान लगा सकेंगे। इससे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मजबूती मिलेगी, लोगों को सुरक्षा बढ़ेगी। दूसरा, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन हो पाएगा। यह तकनीक भूमि रिकॉर्ड के डिजिटल स्टोरेज और प्रबंधन में मदद करेगी। किसानों और आम नागरिकों को पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध जानकारियाँ मिल सकेगी। इससे भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी पर रोक लगेगी। तीसरा, हेल्थ क्षेत्र में उपयोग। हेल्थ केयर सेक्टर में इस सिस्टम का विशेष महत्व है। यह सिस्टम मस्तिष्क से जुड़ी जितनी भी बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, उनकी पहचान और उपचार योजनाओं में सहायक होगा। मरीजों की डेटा एनालिसिस और रिकॉर्ड मैनेजमेंट में तेजी आएगी और डॉक्टरों को बीमारियों के सही निदान और इलाज के लिए बेहतर सहयोग मिलेगा। चौथा, मस्तिष्क रोगों के मरीजों के लिए अभी जो हमने बात की थी कि जनरेटिव एआई आधारित यह जो प्रणाली है वो ब्रेन डिजीज वाले मरीजों के इलाज के लिए नई दिशा होगी। और रिसर्चर्स का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी से भविष्य में मस्तिष्क संबंधी रोगों का निदान और भी आसानी से और सटीक हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा झालाना सफारी राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन क्या है इसका, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर।
झालाना सफारी जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अब हम देखते हैं ये चर्चा में क्यों है, कि क्वेश्चन क्यों बना इसका। तो चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली 9 सालों में पहली बार अगस्त में है ना यहाँ पर रिकॉर्ड पर्यटक पहुँचे हैं। मानसून सीजन के बाद पर्यटकों में 44% का इजाफा हुआ था और 2017 से 25 तक मानसून सीजन के 27 महीनों में कुल 66,560 पर्यटक झालाना पहुँचे थे। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा कि झालाना में कितने पर्यटक पहुँचे थे या कितने का इजाफा हुआ है, ये हमने सिर्फ आपको इसलिए बताया क्योंकि यह चर्चा में है। पर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि झालाना कहाँ पर है ना, मतलब झालाना सफारी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन भी यही पूछा आपसे कि झालाना सफारी जो है वो राज्य के किस जिले में है। तो अब पढ़ते हैं झालाना तेंदुआ रिजर्व के बारे में। यह कहाँ पर स्थित है? झालाना जयपुर में। प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम चयनित स्थल है ये, और यह भारत का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है। इसके बारे में जो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना, इसको याद रखना, क्योंकि कभी भी अधिकतर क्या होता है कि जो करंट न्यूज़ है, चर्चा में जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ को छोड़कर उसकी जो डेट चीज़ें होती है उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो झालाना जो तेंदुआ रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? झालाना जयपुर राजस्थान। प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम चयनित स्थान और भारत का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट। यहाँ पे लेपर्ड सफारी प्रारंभ की गई है और झालाना तेंदुआ संरक्षण रिजर्व में 5 शावकों सहित 40 से अधिक तेंदुए हैं। जयपुर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 3 लेपर्ड सफारी हैं, झालाना लेपर्ड, आमगढ़ लेपर्ड और नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बीट पापड़ लेपर्ड। तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के। अगर आपको ये पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अजय मेरू पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।